गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल विषय में अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप इस अध्याय को शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय में हम पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में जानेंगे। स्थल भाग यानी कि पृथ्वी का जो स्थल भाग है वह मैदानी भाग भी है, पठारी भाग भी है, पर्वतीय भाग भी है। इसी के बारे में इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो हम संपूर्ण पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। इस पाठ में हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसमें जितने भी हम पिछले पाठ में पढ़े थे कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, कि महासागर महाद्वीप के बारे में पढ़े थे। तो इस पाठ में जो है जितने भी महाद्वीप है वो महाद्वीप जो है वहां पर कितने कहां पर जो है पर्वतीय क्षेत्र है, कहां पठारी भाग है, कहां पर मैदानी भाग है, इस पाठ के जरिए से हम पढ़ेंगे। और वहां के जो वातावरण है, वहां की जो जलवायु है, साथ में उसके बारे में भी हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 1 में दिखाया गया है। आपकी बुक में देखेंगे फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है। उसमें पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। चित्र में आपको दिखेगा पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। अपने आसपास ही आप लोग देखेंगे कि जो हमारी धरती है जिस पर हम रह रहे हैं, ऊपरी हिस्से में हम रहते हैं, अपने आसपास में ही देखेंगे कहीं पर ऊंचा नीचा हमको दिखाई देता है। जमीन जो है ऊंचा नीचा दिखाई देता है। वैसे ही इस चित्र में अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। मतलब कि हम जिस मैदान पर खड़े हैं, जिस धरती पर खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति होती है। गति होती है मतलब कि उसकी ऊंचाई जो है धीरे धीरे करके कहीं कम हो जाती है, कहीं बढ़ जाती है, उसी को ही गति हो रही है करके बताया जा रहा है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। किस कारण से ऊपर उठती है और किस कारण से धंसती है? कि उसकी आंतरिक प्रक्रिया के कारण से, प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया कारण से। और दूसरा क्या बताया जा रहा है? दूसरी क्या होती है? बाह्य प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया यानी भीतर में कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके कारण से पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है या तो फिर वह ऊपर उठते हुए दिखाई देती है या फिर धंस जाती है। और दूसरा होता है बाह्य प्रक्रिया के स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम अपने स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो बाह्य प्रक्रिया है ये क्या होता है? स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। बाह्य प्रक्रिया जो है लगातार क्या है? स्थल का जो बनता है और टूटता है। स्थल भाग में आप देखते होंगे जैसे कि बहुत तेज बारिश होती है तो मिट्टी का कटाव हो जाता है ना, या फिर कहीं पर भूकंप आ जाता है या बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है? कहीं कहीं पर भूकंप बाढ़ आने से क्या होता है? कहीं पर धंस जाता है जमीन, तो कहीं पर भूकंप आने से क्या होता है? वहां पर खूब ढेर लग जाता है। बाढ़ आने से क्या होता है? मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी को बहा कर ले जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा स्थान होता है जहाँ पर वह रोकते हुए पानी जो है आगे बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है? इस प्रकार से बाह्य प्रक्रिया के द्वारा कहीं जमीन जो है टूट करके क्या होता है? पृथ्वी की जो ऊपरी सतह जो है वो टूट करके घिस जाती है। इसी को अपर्दन कहते हैं, है ना। और अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा ही सतह जो है नीची हो जाती है। और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? इनका फिर से निर्माण होता है, मतलब कि फिर से उसमें नई सतह बनना प्रारंभ हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर अब सबसे पहले पर्वत, पठार, मैदान जो है इसको स्थल रूप में वर्गीकृत किया गया है। हम लोग सबसे पहले पर्वत के बारे में देखते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। प्राकृतिक यानी कि मनुष्य के द्वारा यह नहीं बनाया गया है, प्रकृति ने इसको बनाया है, प्रकृति के द्वारा यह निर्मित है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार जो होता है वह चौड़ा होता है। इस आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। यह जो है क्या होता है? आसपास के क्षेत्र से पर्वत जो होता है वो बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों में भी
बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। आप तो जानती हैं ठंडे जगह क्षेत्र में, जैसे कि गर्मियों में अक्सर करके कोई पहाड़ी क्षेत्रों में जाता है तो ऊंचाई पर, मैदानी क्षेत्रों के हिसाब से पहाड़ी क्षेत्र ऊंचाई में होता है, तो ऊंचाई में क्या होती है, हमको ठंडक महसूस होती है। तो जलवायु कैसी होती है वहाँ पर, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ की जलवायु जो है ठंडी होती जाती है। इसीलिए हम पर्वतीय क्षेत्र में जब जाते हैं तो हमको ठंडक महसूस होती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, इन्हें हिमानी कहा जाता है। हिमानी किसे कहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पर बर्फ की नदियां जो बहती हैं उसी को ही हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा उन्हें आप नहीं देख सकते। पर्वत ऐसे भी हैं जिसको हम लोग जैसे मैदानी क्षेत्र में क्या होता है कि धरती के ऊपरी सतह में देखते हैं, लेकिन कुछ पर्वत ऐसे भी हैं जो समुद्र के भीतर है जिसको हम नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। वहां का क्या बताया जा रहा है कि जो पर्वतीय क्षेत्र जो होता है वहां की जलवायु जो होती है वो मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं हो पाती। बहुत वहां का जीवन जो होता है बहुत ही कठिनाई पूर्वक जीवन यापन होता है लोग, इसलिए वहां पर बहुत कम लोग निवास करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में देखे होंगे कि ढाल वाला क्षेत्र होता है तो वहां पर से आसानी से सामान लाना ले जाने में बहुत दिक्कत होती है, उसमें चढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है। साथ में वहां पर कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, इसी कारण से पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जैसे जिसे क्या बोलते हैं श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत एक रेखा क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसको श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वलित पर्वत, दूसरा होता है भ्रमशोथ पर्वत और तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत। पर्वत जो होता है 3 प्रकार का होता है, वलित पर्वत, भ्रमशोथ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ये तीनों पर्वत के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत तथा आल्प्स पर्वत जो है वलित पर्वत है, जिसकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर जो है शंक्वाकार है। और भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। आपको पूछा जाएगा कि वलित पर्वत का उदाहरण बताइए, तो भारत की जो अरावली पर्वत है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत की श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला जो है घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत जो है गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ये भी वलित पर्वत है, लेकिन विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत अगर पूछा जाएगा तो अपलेशियन, यहाँ पर हमको अरावली पर्वत श्रृंखला को बताना है। इसके बाद आता है आपका दूसरा भ्रमशोथ पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग जो है टूट जाता है और टूटने के बाद तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, बहुत बड़ा भाग जो है टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब भ्रमशोथ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी कि हास्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्रावेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी और वासजेस के पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। अब भ्रमशोथ पर्वत का उदाहरण पूछेंगे तो बताएंगे कि यूरोप का जो राइन घाटी है और वासजेस पर्वत जो है इसी तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देख सकते हैं तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ उदाहरणों का भी हम पता इसी प्रकार से लगा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका तीसरा पर्वत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत जो होता है ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा जो है, ये पर्वत जो है किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, ये पर्वत जो है इन्हीं के यानी कि ज्वालामुखी पर्वत का ही एक उदाहरण है, जो कि ज्वालामुखी के विस्फोट के द्वारा बना हुआ है। पर्वत
बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत से हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं। किस प्रकार से लाभदायक होते हैं देखते हैं। पर्वत जो होता है जल के संग्रहागार होते हैं। पर्वत से हमको क्या मिलता है? जल को संग्रहित करके रखते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत जो है पर्वतों से स्थित हिमालयों से होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। यहाँ पर ये पूरे पर्वत से हमको क्या क्या लाभ है बताया जा रहा है। पर्वत में जो है जल का संग्रहागार है, संग्रह करके रखता है, और नदियां जो है पर्वतों से ही निकलती हैं। और क्या होता है, जो जलाशय होते हैं, क्योंकि ये जलाशय क्या होता है, पर्वतों से ही निकले हुए जो जलाशय होते हैं, जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। और पर्वतों का जल का उपयोग जो है सिंचाई के लिए, पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटी तथा वेदिकाएं कृषि के लिए भी उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। कितने सारे लाभ हैं देखिए। पर्वतों में जो है अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, क्योंकि वहां का वातावरण जैसे जैसे ऊंचाई में हम जाते जाते हैं तो वातावरण क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि ठंडक होती जाती है। तो जिस प्रकार का वायुमंडल रहेगा उसी के अनुकूल क्या होता है, वहां पर वनस्पतियां पाई जाती है। इसलिए पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और जीव जंतु भी पाए जाते हैं। पर्वत से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद हो गया, रेजिन हो गया आदि जो है इत्यादि प्राप्त होते हैं। और सैलानियों यानी कि जो घूमने वाले जो होते हैं, है ना, पर्यटक, सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। ये जो 4 खेल बताए गए हैं ये पर्वतों के खेल हैं। हिमालय में स्थित कुछ ऐसे ही स्थान भी हैं जहां पर ये खेल खेले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आज पर्वतों के बारे में पढ़ा। आगे की क्लास में हम लोग पठार और मैदान है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।